वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान-प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुनें। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 17वीं शताब्दी में जो है आदान-प्रदान यानी व्यापार किस तरह होता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी से पहले हुए विभिन्न प्रकार के वैश्विक आदान-प्रदानों के उदाहरण। पहला उदाहरण एशिया से है, तो इसमें हो जाएगा सिल्क रूट के माध्यम से चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से वस्त्र, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजे जाते थे तथा बदले में सोना और चांदी प्राप्त की जाती थी। इस मार्ग से संस्कृति, विचार और धर्म का भी आदान-प्रदान हुआ। यानी कि जो सिल्क रूट था वहाँ से भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वहाँ से वस्त्र, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं यूरोप को भेजे जाते थे और यूरोप से जो है इस मार्ग के द्वारा सोना और चांदी इन देशों में लाया जाता था। दूसरा उदाहरण है अमेरिका का। तो अमेरिका के उदाहरण में आएगा आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च और मूँगफली जैसी फसलें अमेरिका से यूरोप तथा दुनिया के अन्य भागों में पहुँचाई गई। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा गया है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। हमें बताना है कि बीमारियों के प्रसार से जो है अमेरिका का जो भूभाग है या अमेरिका जो है वो किस तरह से उपनिवेश बना। तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप से अमेरिका में बीमारियों के प्रसार ने उपनिवेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी मूल निवासियों में चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, क्योंकि वे लंबे समय तक दुनिया के अन्य भागों से अलग रहे। इन बीमारियों ने तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली और पूरे समुदाय को नष्ट कर दिया। कई नेताओं और योद्धाओं की मृत्यु होने से मूल निवासियों का प्रतिरोध कमजोर पड़ गया। इससे यूरोपीय उपनिवेशवादियों के लिए कम सेना के साथ अमेरिका क्षेत्र पर कब्जा करना आसान हो गया। इस प्रकार बीमारियों ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका का जो क्षेत्र है उसके उपनिवेशीकरण में बीमारियों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जो अमेरिका के लोग थे वे चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी जो बीमारियां हैं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नहीं रखते थे, क्योंकि वो दुनिया के अलग भाग में रहते थे और वहाँ तक ये बीमारियाँ पहले कभी नहीं पहुँची थी। जैसे ही ये बीमारियाँ यूरोपियों द्वारा वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी बड़ी संख्या में मौत हो जाती है और उनका जो प्रतिरोध होता है उपनिवेश के प्रति वो कमज़ोर पड़ जाता है। और इस तरह से बीमारियाँ जो है अमेरिकी भूभाग को उपनिवेश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यानी ये जो 5 हमारे पास घटनाएँ दी गई हैं, इनके बारे में हमें लिखना है कि इनके क्या प्रभाव पड़े। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश सरकार ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण कॉर्न लॉ समाप्त किया। इसके बाद ब्रिटेन में सस्ता अनाज आयात होने लगा। इससे ब्रिटिश कृषि को नुकसान हुआ और कई किसान बेरोजगार हो गए, लेकिन उद्योगों का विकास हुआ तथा शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ी। तो कॉर्न लॉ के समाप्त होने के जो है क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो इसके प्रभाव पड़ते हैं कि जो ब्रिटिश कृषि है उसको नुकसान पहुँचता है, किसान जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं और जो इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो ये पड़ते हैं कि उद्योगों का विकास होता है और शहरों में जो है मज़दूरों की संख्या भी बढ़ती है। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, अफ्रीका में रैंडर पेस्ट का आना, यानी जब अमेरिका में रैंडर पेस्ट आता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रैंडर पेस्ट नामक पशु रोग 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका पहुंचा। यह संक्रमित पशुओं के माध्यम से तेजी से पूरे महाद्वीप में फैल गया और लगभग 90% मवेशियों की मृत्यु हो गई। इससे अफ्रीकी लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस स्थिति का लाभ उठाकर औपनिवेशिक सरकारों और खदान मालिकों ने अफ्रीकियों को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया और अपना नियंत्रण मजबूत किया। यानी कि जो रेंडीर पेस्ट है वो एक पशु रोग है, जो कि 1880 में अफ्रीका पहुंचता है, अफ्रीका में आता है
और वहाँ पर जो है बहुत सारे पशुओं की जान हो चली जाती है। जिससे होता है कि जो अफ्रीकी लोग हैं उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो विश्व युद्ध में जो काम करने योग्य पुरुष थे जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में कामकाजी आयु के पुरुषों की मृत्यु से यूरोप में श्रमिकों की कमी हो गई। इसके कारण परिवारों की आय घट गई और लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने भी पुरुषों के कार्य करना शुरू किया, जिससे लैंगिक समानता की मांग बढ़ी। तो ये प्रभाव जो है यूरोप में पड़े पुरुषों की मृत्यु से। चलिए देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी कब होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 की महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ था। कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से गिर गई और 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमतों में लगभग 50% की कमी आई। किसानों की आय और निर्यात घट गए, जबकि करों में कमी नहीं की गई, जिससे किसानों का कर्ज बढ़ गया। इस दौरान भारत सोने का निर्यातक भी बन गया। तो ये प्रभाव जो हैं भारत पर पड़ते हैं महान मंदी के यानी ग्रेट डिप्रेशन के। चलिए देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई देशों में उत्पादन इसलिए स्थानांतरित किया कि यहाँ श्रम और उत्पादन लागत कम थी। चीन जैसे देशों में सस्ती मजदूरी मिलने से विदेशी कंपनियां आकर्षित हुई। इससे विश्व व्यापार और पूंजी प्रवाह बढ़ा तथा एशियाई देशों में रोजगार के अवसर बढ़े और आर्थिक विकास हुआ। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने के प्रभाव पड़ते हैं कि विश्व व्यापार जो है वो बढ़ता है, पूंजी का प्रभाव बढ़ता है और इन देशों में जो है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभावों को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो हमें हिस्ट्री से 2 एग्जाम्पल लेने हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका फूड अवेलेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य उपलब्धता पर प्रौद्योगिकी के प्रभावों को दर्शाने वाले इतिहास के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है तेज रेल मार्ग, हल्के वैगन और बड़े जहाज़ों जैसी परिवहन सुविधाओं के विकास से भोजन को जल्दी और सस्ते में बाजार तक पहुंचाना संभव हुआ। दूसरा है रेफ्रिजरेटर, जहाज़ों की सहायता से मांस, मक्खन और अंडे जैसे जल्दी खराब होने वाली खाद्य पदार्थों को लंबी दूरी तक पहुंचाया जाने लगा, जिससे भोजन की उपलब्धता बढ़ी। तो ये 2 उदाहरण हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। इसका उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। इस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें मुद्राओं को सोने की कीमतों से जोड़ा गया तथा अमेरिकी डॉलर को मुख्य आरक्षित मुद्रा बनाया गया। इस व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। तो ये था ब्रेटन वुड्स समझौता, जो कि जुलाई 1944 को अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में होता है। अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला आंसर जो है लिखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।